वेलकम गोल अचीवर्स। मैं हूं सचिन साव। क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 वाटर या जल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग कई चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सारी चीजों को, उन तथ्यों को समझने के लिए हम कुछ इमेजेस के द्वारा हम टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जल जो है हमारा महत्वपूर्ण यौगिक है या कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है और पृथ्वी पर जल की उपलब्धता ही यहाँ जीवन का प्रमाण है। अब हम लोग आते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो वाटर है या जल है वो क्या है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में जो है अर्थ पर जो है पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है। और हम लोग जल चक्र के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर में जल चक्र के बारे में हम लोगों ने सुना है। ये बहुत ही कॉमन चीज है। और जल चक्र में होता क्या है कि इवोपरेशन के माध्यम से ये वाटर बॉडीज है और इस वाटर बॉडीज में इवोपरेशन और एनिमल और प्लांट वर्ल्ड में इवोप ट्रांसपरेशन के माध्यम से जो कुछ भी वाटर वेपर बनता है वो ऊपर जाकर कंडेंस हो जाता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है और ये कंडेंस होकर बादल या क्लाउड का फॉर्म करता है और यही कंडेंसेशन जो है प्रेसिपिटेशन या वर्षण का कारण बनती है और यही वर्षण जो है फिर रन ऑफ के माध्यम से फिर से वो उन्हीं वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। तो ये एक पूरा जल चक्र है। आप देखेंगे कि पहले वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज के पर जो है वाटर बॉडीज और इवोपरेशन और ट्रांसपरेशन दोनों होता है और इसके माध्यम से जो है कंडेंसेशन के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन और क्लाउड के बाद प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण जो है ये एक प्रोसेस है जो एक सर्कुलर पाथ पर हमेशा लगा रहता है, काम करता रहता है और इसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। प्रिसिपिटेशन वर्षण यानी वर्षा की सभी प्रकार को प्रिसिपिटेशन के रूप में जानते हैं। कंडेंसेशन वाष्प के ठंडे होने और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने को ही कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर इस चीज को आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब फ्रिज से आप पानी की बोतल निकालते हैं तो उसमें बोतल के ऊपर जो पानी के बूंदे आती है वो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी होती है। वो पानी बोतल के अंदर से बाहर नहीं आई होती है। बोतल की जो पानी है वो ठंडापन है, वो एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी को वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देती है। इसको आप कंडेंसेशन के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद इवोपरेशन, वाष्प हीट एनर्जी के कारण पानी के वाष्प में बदलने को ही इवोपरेशन हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ पर जो है पानी की मौजूदगी कितनी है। तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ पर लगभग 97.5% जो है सॉल्टी वाटर है, और फ्रेश वाटर लगभग 2.5% है फ्रेश वाटर का। इन्हीं 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर का 69.5% आइस शीट है, चाहे वो ग्लेशियर्स के रूप में हो, आइस शीट्स के रूप में हो या हिमखंड के रूप में हो। तो एक बहुत बड़ी मात्रा जो फ्रेश वाटर की है अर्थ पर, उस मात्रा में से 69.5% केवल आइस शीट्स या आप बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल आइस शीट या ग्लेशियर्स जो माउंटेन्स पे हैं उसके रूप में मौजूद है। अब हमारे पास आता है ग्राउंड लेवल, जिसको कि हम ड्रिंकिंग वाटर या यूजेबल वाटर बोल सकते हैं। तो ये इसकी प्रतिशत जो है 30.1% है। अगर हम यहां से देखें कि 2.5 का 69.5% आइस और 30.1% ग्राउंड वाटर के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। और इस ग्राउंड वाटर का, अगर 30.1% ग्राउंड वाटर का केवल 0.4% जो है रिवर, लेक्स, एटमॉस्फेयर, सॉइल और मॉइस्चर के रूप में हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है। तो ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ। अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो केवल इन्हीं वाटर को हम पीने, खाने या और इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, चाहे वो रिवर वाटर हो, लेक्स हो, एटमॉस्फेयर हो, सॉइल हो, मॉइस्चर हो सॉइल का, यही वाटर जो है हमारे लिए यूजफुल है डायरेक्टली। ठीक है, बाकी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, चाहे वो ओशन वाटर हो और या किसी दूसरे सोर्स के पानी मौजूद हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है। तो आप देखेंगे कि पानी का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो बेतरतीब ढंग से हम लोग करते हैं। एक तो हम लोग क्या करते हैं, कई तरह के बोरिंग्स या हैंडपंप्स या इसी तरह के जो एग्जॉस्ट के रूप में एग्जॉस्टेशन हम करते हैं, या कहें कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ग्राउंड वाटर का। इसकी वजह से ग्राउंड लेवल नीचे चला जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है, कई तरह के केमिकल्स या हार्मफुल तत्व जो है पानी में मिलता जा रहा है, जो कि वो यूज करने के लायक नहीं है, और पानी की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों में खराबी या कमी आ रही है लगातार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स के बारे में। अगर हम दुनिया में देखें तो ये वर्ल्ड मैप है, और इस वर्ल्ड मैप में हम लोग देखते हैं कि दुनिया में कई सारे लेक्स और रिवर्स हैं जो अर्थ पर पानी के, जो यूजफुल वाटर के मौजूदगी को दिखाता है। तो मुख्य रूप से आपने देखा होगा सुपीरियर झील, या यूएसए का जो है ग्रेट लेक्स है, जिसमें मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, ये सारे जो है लेक्स मौजूद है। और उसके बाद सॉल्ट लेक है, अमेजोन रिवर है, या यूं कहें कि ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया है, टैंगानिका लेक है, उसके बाद नाइजर रिवर है। ये महत्वपूर्ण जो है रिवर्स और वाटर बॉडीज है, जो कि यूजफुल हम लोग फ्रेश वाटर के रूप में हम लोग जिसको देख सकते हैं। उसके बाद कैस्पियन सागर है, ब्लैक सी है, एरल सीज है। ठीक है, भारत में अगर हम देखें, भारतीय उपमहादेश में देखें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं। उसके बाद हांगो जैसी नदियां हैं, और ऑस्ट्रेलियन महादेश में जो है मर्रे डार्लिंग जैसी नदियां हैं। तो ये जो है हमारा वाटर बॉडीज के रूप में, अगर हम बोले फ्रेश वाटर बॉडीज के रूप में पूरे अर्थ पर ये अवेलेबिलिटी हमारे पास है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अभी हम लोगों ने जो देखा कि जो 97.5% जो वाटर अवेलेबल है वो सॉल्टी है, या यूं कहें कि हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हम उस पानी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं कि इसी में से लगभग 2.5% फ्रेश वाटर है, आइस सीट के रूप में 69 या यूं कहें कि 70%, 22.5% का लगभग 70% जो है आइस सीड्स के रूप में है, और इस 70% के बाद जो बचा हुआ 30% है ये लगभग ग्राउंड वाटर के रूप में है, जिसको कि हम डायरेक्ट निकाल के यूज कर सकते हैं, या यूं कहें कि ये कंज्यूमेबल वाटर है, यूजेबल वाटर है। ये किस रूप में है, तो रिवर में है, लेक में है, एटमॉस्फेयर में है, हमारे सराउंडिंग में है, सॉइल में है, और अन्य तरह के मॉइस्चर्स के रूप में अवेलेबल है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। उसके बाद हम लोग आते हैं ओशन करंट के बारे में। अगर हम कुछ लॉजिक्स के साथ अगर देखें तो ओशन करंट में हम देखेंगे कि जो भी एरो हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड तक जा रही है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ जा रही है, वो सब के सब जो है कोल्ड करंट है, और वो सब नीली रेखा से दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन जो भी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ, या यूं कहें कि इक्वेटर से जैसे जैसे ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन जो है क्या बता रही है, ये सब हॉट करंट है, वार्म ओशन करंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जो भी करंट मूव करती है, जलधाराएं मूव करती है, वो सब की सब गर्म जलधाराएं कहलाती है। और जो जलधाराएं ध्रुव से
विषुवत रेखा की तरफ आती है वो सब की सब ठंडी जलधाराएं कहलाती है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको समझने में कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सब रेफरेंस के लिए है, कुछ भी गर्म और ठंडा नहीं है। ये तुलनात्मक बात हो गई कि यहाँ का पानी ज्यादा ठंडा है और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे ये ठंडा जो है जब गर्म की तुलना में आएगा तो इसको हम ठंडा बोलेंगे। और यही ठंडा पानी जब हम साउथ की तरफ मूव कर जाता है, दक्षिण की तरफ मूव कर जाता है तो अपेक्षाकृत गर्म होता है आसपास के पानी से और इसी को हम लोग गर्म जलधारा बोलते हैं। तो एक तो हो गया ठंडी जलधारा। तो यूं कहें कि अगर दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने वाली सभी धाराएं जो है ठंडी जलधारा कहलाएगी और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली कोई भी जलधारा जो है गर्म जलधारा कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ओशियन करंट के बाद हम लोग देखते हैं वेव्स के बारे में। तो अर्थ पर जो वेव्स है, समुद्रों में जो तरंगे चलती है उसकी कुछ वजह है और वो वजह है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ का मून एंड सन। ठीक है, जब अर्थ पर सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल काम करता है तो इसी की वजह से ये तरंगे या वेव्स जो है उत्पन्न होती है। और इसी समय अगर हम कहें कि जब ये अलग अलग पोजीशन पे होता है और इन्हीं अलग अलग पोजीशन पे ये हाई टाइड या लो टाइड बनाता है। आप देखेंगे कि जब मून, अर्थ और सन जो है एक परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में हो, अगर ये देखिए एक 90 डिग्री एक तरफ जो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन लग रहा है, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून लग रहा है, इसकी वजह से ये लो टाइड का सिचुएशन है, लो टाइड। और ठीक हम लोग इसके देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो है लो टाइड है, फिर जो है अगर सन और मून दोनों एक साथ अपना ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पर लगाता है तो ये हाई टाइड का समय होता है, हाई टाइड का समय होता है। ठीक है, और ठीक अगर हम देखें कि ये दोनों तरफ से अर्थ पर अपनी ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करती है तो ये जो है लो टाइड का रीजन बनती है, लो टाइड का कारण बनती है। तो एक कारण तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ये अलग अलग पोजीशन में हो, एक ये इस तरफ की डायरेक्शन को लगा रहा है, दूसरी इस तरफ की डायरेक्शन की तरफ लगा रहा है, तो ये जो है अलग अलग वजह से हाई टाइड या लो टाइड को दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों पर हम लोग विचार भी कर सकते हैं और जो भी समस्याएं इस प्रश्न से संबंधित हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको जल्दी से जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद, जय हिंद।